नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग 2023 में 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में पूछेगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी का कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और एक और बात याद रखना, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में, वो भी दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखना इनके बारे में, ठीक है। जन्म मृत्यु सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इस दो नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो देखिए 2 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए आंसर क्या होगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत के लेखक हैं। देखिए 20 के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक हैं। तो 3 का आंसर होगा बी नंबर, नलिन विलोचन शर्मा जी 20 के दांत के लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। तो मैं आपको बता दूं 20 के दांत एक प्रकार की कहानी है और जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो 4 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो मत मतांतर, आंसर क्या होगा, सी नंबर, मत मतांतर, ठीक है। सभी स्टूडेंट याद रखना 5 का आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। तो देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार बोर्ड से 2023 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं और उन लोगों के पास अब बहुत ही कम समय बाकी है, ठीक है। मात्र 3 महीना बाकी है और बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी आप लोग एक बात गौर से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए आप लोग 3 महीना टाइम है, तो 3 महीना में भी आप पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 400, 300 और 300 प्लस नंबर ला सकते हो, ये मेरा वादा है। तो मैं आप सभी को रिक्सी पर पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है उसके लिए 150 रुपये लगता है। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको 150 रुपये देना होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको डेली पीडीएफ मिलेगा ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। और साथ में जो भी आपका पेपर होगा सेंट्रल एग्जाम का या फाइनल एग्जाम का जो भी पेपर लीक वगैरह होता है आपको इसी मतलब ग्रुप के माध्यम से आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9693 इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके बोल दीजिएगा सर मैं इस नंबर पर 150 रुपये पे फोन या फिर गूगल पे करवा रहा हूँ। आप हमारे नंबर को अपने पर्सनल ग्रुप में जोड़ दीजिए। ऑलरेडी मैं आपका नंबर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा और साथ में आपको 5 विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा। उसमें इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर आप याद कर लेंगे ना तो बोर्ड परीक्षा में बाहर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए सबसे तो पहले 150 रुपये जब आप पेमेंट करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पर तो आपको पहले अलग से इंग्लिश छोड़कर 5 विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई दे देंगे और बोलेंगे कि आपको ना 20 दिन के अंदर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है। 20 दिन के अंदर याद कर लेना है क्योंकि उसी में से पूछेगा। और दूसरी बात, जो भी छूटा हुआ प्रश्न बचेगा वो मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डेली पीडीएफ देता रहूँगा। और तीसरी बात है कि जो भी पेपर लीक वगैरह होगा उसका हेल्प करूँगा उसी ग्रुप के माध्यम से। जो भी 150 रुपये पेमेंट करके हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9693777940। इसी नंबर के साथ आप लोग ना हमारे से कांटेक्ट कर लीजिएगा जुड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर आपका प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो याद रखना मैक्स मूलर ने, ठीक है। मैक्स मूलर ने ही स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों को वेदांती कहा था। आंसर होगा ए नंबर 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है।
देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर आपका प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 1907 ईस्वी में, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक उसी समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उसी सन में उनका जन्म हुआ था, उसी समय नहीं बल्कि उसी सन में इनका जन्म भी हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की मराठी भाषा के लिपि है, मराठी भाषा की लिपि, देखिए मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक है, आंसर होगा आपका ए नंबर 9 का। अब देखिए 10 नंबर आपका प्रश्न आता है मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है, तो मैं आपको बता दूं मराठी यानी कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर मराठी भाषा बोली जाती है, वहाँ का यह राष्ट्रीय भाषा मतलब कि राष्ट्रीय भाषा है, तो लॉ को हम लोग ना देवनागरी लिपि से अलग यानी कि भिन्न मानते हैं, ठीक है। कौन सा अक्षर है जो देवनागरी लिपि से भिन्न है, तो लॉ अक्षर, ठीक है, आंसर क्या होगा, ये आपका बी नंबर वाला होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो याद रखना बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, हाँ जी ऑप्शन नंबर ये होगा अमरकांत जी है, कौन है, तो अमरकांत जी है, ठीक है। और यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न निर्मला कौन थी, देखिए निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, तो आंसर होगा बी नंबर, निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, 12 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर कौन थे, देखिए शेक्सपियर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, शेक्सपियर एक नाटककार थे, तो आंसर आपका यही नंबर होगा, ज़्यादा कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, यानी कि बिरजू महाराज का संबंध, देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1938 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, सन 1938 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, तो लखनऊ घराने से मतलब कि संबंध है, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1938 में इनका जन्म हुआ था और 54 साल के उम्र में इनका मृत्यु हो गया। 27 साल का उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। याद रखना सब पूछता है कि किस उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तो 27 साल की उम्र में। इनका निधन कब हुआ था, तो 54 वर्ष की उम्र में। जन्म कब हुआ था, 1938 में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। किस घराने से मतलब कि यह संबंध है, तो लखनऊ घराने से। देखिए 5 क्वेश्चन बन गया और 5 ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑलरेडी मेरा बताया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाव नहीं जाता है, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है अभिनव में लेखक को किस लिए बुलाया गया था। देखिए अभिनव में लेखक को पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए बुलाया गया था। आंसर होगा आपका सी नंबर 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है मछली किस कहानीकार की रचना है। देखिए मछली के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी। 17 नंबर प्रश्न आ गया कि रसूलन बाई कौन थी, तो मैं आपको बताता हूँ ना कि रसूलन बाई कौन थी। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रसूलन बाई एक गायिका थी, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, गायिका। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर गांधी जी का अनुसार शिक्षा सहायक होती है। देखिए गांधी जी का अनुसार शिक्षा सहायक शरीर बुद्धि और आत्म के विकास में सहायक होती है शिक्षा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा 18 का। सभी स्टूडेंट याद रखना। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की रचना है। देखिए गुरु नानक की रचना कौन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने उसी को हम लोग गुरु नानक की रचना कहते हैं। इसका मतलब या इसका अर्थ यह हुआ कि जो मतलब कि दुख में आपका साथ ना दे वो आपका दोस्त या फिर वो आपका रिश्तेदार या फिर जो भी मतलब कि है वो आपका क्या है, कुछ नहीं है। यानी कि जो दुख में साथ दे वही सच्चा इंसान होता है, सच्चा दोस्त होता है, सब कुछ होता है वही, ठीक है। तो गुरु नानक की यही रचना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं ब्रह्म का निवास ना ही आकाश में, ना ही स्वर्ग में, ना ही समुद्र में, बल्कि काम क्रोधीन व्यक्ति में ही होता है। जो जैसे किसान मजदूर हो गए, काम क्रोधीन व्यक्ति में ही ब्रह्म का निवास होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है रसकान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। देखिए रसकान जी दिल्ली के बाद ना ब्रजभूमि में चले गए थे। आंसर होगा बी नंबर, रसकान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे। आंसर होगा आपका बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
22 नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या है। 22 में प्रश्न कहता है कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया। तो कवि अपने द्वितीय छंद में बादल को संशोधित किया। बादल यानी कि मेघ को, आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी कि बादल यानी कि मेघ को संशोधित किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो बादल को ही कवि ने पर्जन्य कहा, बादल यानी कि मेघ को, यानी कि आंसर क्या होगा, 23 का भी आंसर होगा बादल यानी कि सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, प्रेमघन किनका उपनाम है। प्रेमघन किनका उपनाम है, तो बद्रीनारायण चौधरी का उपनाम होता है प्रेमघन। आंसर क्या होगा, 24 का बी नंबर। सभी विद्यार्थी याद रखना 24 का बी नंबर। जबकि 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। देखिए भारत माता कविता जो कवि है ना, वो ग्राम्य ग्रंथ से संकलित है। ग्राम्य आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी नंबर 25 का। ठीक है, चलिए अब देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 में प्रश्न का आता है ना, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के जन्म की रचना है। उस मतलब कि पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर इनके आधा नाम दिया, तो आंसर क्या होगा, 26 का बी नंबर। याद रखिएगा ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और देखिए 27 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। 27 का आंसर होगा बी नंबर, नगर के चौक पर। कहाँ पर, तो नगर के चौक पर। आंसर होगा बी नंबर, नगर के चौक पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है ना कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन। और पूछता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन में कुछ अलग रहेगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन, यही उनका पूरा नाम होता है, सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन। इनको हम लोग शॉर्ट नाम में अज्ञेय के नाम से जानते हैं। तो अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि अज्ञेय जी का जन्म हुआ था ना, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ज़्यादातर लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में ही हुआ है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष के कवि कौन है। एक वृक्ष की हत्या कवि कौन है, तो कुंवर नारायण है। ठीक है, यह मतलब कि इस पाठ के लेखक है। एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण जी हैं। 29 का आंसर क्या होगा, 29 का सिंपल में भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर आपका प्रश्न आ गया। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है, तो मक्खी का। आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा, मक्खी का। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा, मक्खी का। जबकि 31 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। अनामिका। ठीक है, अनामिका का नाम सुने हैं ना। अक्षर ज्ञान हमको लगता है कि अंतिम चैप्टर का ये है ना, अंतिम चैप्टर है। ठीक है, तो अनामिका जी है, आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, 31 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न है ना, 32 नंबर आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। देखिए अब देखिए उनके देखिए जीवनानंद दास का जो पाठ ना, लौट कर आऊँगा फिर, पाठ के लेखक है जीवनानंद दास है। ठीक है, उनके जो आप पाठ में पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो कृतियाँ वगैरह दिया गया है ना, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर बाय द वे गलती से आप मतलब कि पाठ नहीं पढ़ेंगे ना, तो इसका आंसर किसी भी हाल में कभी बता ही नहीं सकते। तो भूमिजा याद रखना, भूमिजा जो है ना, इनकी कृति नहीं है। बाकी झरा पालक, वनलता सेन, धुंगर पांडुलिपि, ये सब उनकी कृति है, बल्कि सलूजा भूमिजा नहीं है। आंसर क्या होगा, डी नंबर 32, यानी कि 32 का आंसर क्या होगा, डी नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। देखिए लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक जीवनानंद दास, और इस कविता में उल्लू जो बोलता है वो कपास के पेड़ पर बोलता है। कपास के पेड़ पर, यानी कि आंसर होगा सी नंबर, कपास के पेड़ पर वो बोलता है, कपास के पेड़ पर। अब अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है। तो जिस देश के गुटेनबर्ग, मैक्स मुलर, कार्ल मार्क्स हैं, उसी देश के रेनर मारिया रिल्के भी है, यानी कि जर्मनी देश के। ये सभी लोग कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग, रेनर मारिया रिल्के, मैक्स मुलर, ये सभी लोग जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। आंसर याद रखना, किस देश के कवि है, तो जर्मनी देश का। आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई। देखिए भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई थी ना, भारत में वो हुई थी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई थी। 1950 ईस्वी में भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई थी। सभी स्टूडेंट याद रखना, 1950 ईस्वी में भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। देखिए आपका 36 नंबर प्रश्न है ना कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं, संस्कृत के 4 अध्याय पर। बहुत लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पर भी देंगे, लेकिन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है। दही वाला मंगमा कहानी के कहानीकार है श्रीनिवास जी। आंसर होगा आपका सी नंबर श्रीनिवास जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 37 तो हो गया, 38 नंबर ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, रंगपा था। देखिए रंगपा एक प्रकार का जुआड़ी था। रंगपा एक जुआड़ी था, यह बदमाश बहुत ही था। ठीक है, दिन भर जुआ खेलता था। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है। ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है, तो सातकोड़ी होता। आंसर होगा आपका बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार। ईश्वर पेटलीकर माँ पाठ के लेखक है, माँ कहानी के लेखक है। लेकिन 40 का जो आंसर क्वेश्चन कर वो कह रहा है किस भाषा के, तो गुजराती भाषा का आंसर क्या होगा, बी नंबर। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो कहानीकार सुजाता का असली नाम है एस रंगराजन। एस रंगराजन ऑप्शन नंबर बी होगा। कहानी सुजाता का असली नाम है एस रंगराजन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है, तो राजस्थानी समाज की। राजस्थानी समाज की आंसर होगा आपका 42 का सी नंबर राजस्थानी समाज की। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन अब व्याकरण में चला जाएगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क से कंठ होगा। आपको आप बोलिएगा, अपने जुबान से एक बार बोलने का प्रयास करिए तो कंठ से आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका डी नंबर 43 का। ठीक है, सभी स्टूडेंट याद रखना। जबकि 44 नंबर क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा अफ्रीकी जो है ना, वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि बचपन, चोरी, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सबको पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और विशेषण के 4 होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, पशु का विशेषण क्या होता है। पशु का विशेषण क्या होगा, 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पशुता। 47 नंबर क्वेश्चन, आसन भूतकाल का उदाहरण है। 47 का आंसर क्या होगा, आसन भूतकाल का उदाहरण है मैं चला हूँ, आसन भूतकाल का उदाहरण है। जबकि 48 नंबर क्वेश्चन है, सदाचार में कौन सी संधि है। सदाचार में कौन सी संधि है, तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यंजन। और 49 नंबर क्वेश्चन है, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा तिरा प्लस कार। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। देखिए 50 नंबर नहीं 51 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, 50 का ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है। और अंतिम क्वेश्चन है, मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है, तो अंगूठा दिखाना, इसका मतलब हुआ कि मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, लुल्लू ठेंगा दिखा देना। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अंत में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको ना इस चैनल के माध्यम से जितना भी समय बचा उतना ही समय आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। पूरा टारगेट दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम 400 नहीं तो 350 प्लस आपका नंबर आए। जो तेज है वो या फिर जो कमजोर है, सबको मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए। और देखिए बहुत ऐसे लड़के जो हमारा हर वीडियो को शेयर करते हैं, तो आप लोग भी अगर एक एक शेयर कर देते हैं अपने ग्रुप में या फिर किसी दोस्तों के पास, तो अच्छी बात रहता। ठीक है, तो शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।